and even called us out from our home. कोई अपने लिए रो रहा है तो कोई अपनों के लिए, कोई अपने दर्द से चीख रहा है तो कोई ट्रैफिकर्स के कोड़ों से। लोग भाग रहे हैं, भूख से चिल्ला रहे हैं, किसी की आंखों में सताए जाने का डर है तो कोई अत्याचारों के ट्रॉमा से उभर नहीं पा रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सब अपने हालातों से बेबस हैं। कौन हैं ये लोग और क्यों इन पे इतने अत्याचार हो रहे हैं? क्या कसूर है इन लोगों का? क्यों कोई इन्हें अपनाने को तैयार नहीं? हेलो एंड वेलकम, मैं सुभाष कुमार। आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट परसिक्यूटेड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानवता के शोषण और उत्पीड़न की यह दर्दनाक कहानी है म्यांमार के रखाइन स्टेट के निवासी एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप रोहिंग्या समुदाय के लोगों की। रोहिंग्या समुदाय के अधिकांश लोग मुस्लिम्स हैं तथा कुछ हिंदूज भी हैं। दरअसल म्यांमार के मेजॉरिटी पॉपुलेशन बौद्ध हैं, जबकि रोहिंग्याओं को मुख्य रूप से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स माना जाता है। हालांकि ये लंबे समय से म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहते आ रहे हैं। म्यांमार के बुद्धिस्टों का ये मानना है कि बांग्लादेश से भागकर आए रोहिंग्याओं को वापस वहीं चला जाना चाहिए। अब इससे पहले कि हम इन दोनों समुदायों के बीच भड़के दंगों के बारे में बात करें, हमें रोहिंग्याओं की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि आखिर क्यों इन्हें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स माना जाता है। 9th सेंचुरी में जब इस्लाम का स्प्रेड शुरू हुआ तो अरब्स और ट्रेडर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट और म्यांमार की तरफ आने लगे। 15th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में कुछ मुस्लिम्स बर्मा के अराकान स्टेट में आए और यहीं बस गए। बर्मा को अब म्यांमार के नाम से तथा अराकान को अब रखाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, रोहिंग्यास की परसिक्यूशन की जो जड़ें हैं वो बर्मा के ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही शुरू होती है। फिर 1784 में जब अराकान स्टेट पर बर्मीज एम्पायर का कब्जा हुआ, तब तक मुस्लिम्स की एक स्मॉल पॉपुलेशन ये अराकान स्टेट में रहती थी। फिर 1824 में बर्मा पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और 1824 से लेकर 1948 तक बर्मा पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया और इसी टाइम पीरियड के दौरान ही काफ़ी संख्या में मुस्लिम्स माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में बंगाल से बर्मा में आए और यहीं बस गए। उस समय यह माइग्रेशन इंटरनल था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा पर एज ए प्रोविंस ऑफ इंडिया रूल करते थे। लेकिन बर्मीज गवर्नमेंट आज भी ये मानती है कि यह माइग्रेशन इलीगल था। ये लोग इलीगल तरीके से बंगाल से बर्मा में आए थे। उनका मानना है कि ये लोग बर्मा के नेटिव रेजिडेंट्स नहीं हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि ये लोग 12th सेंचुरी से काफ़ी संख्या में अराकान स्टेट में रह रहे हैं। इस पूरे क्राइसिस के पीछे दो ही मेन रीज़न। एक तो ये कि देश की मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ये मानती है कि रोहिंग्याज इलीगल तरीके से म्यांमार में आए थे, और दूसरा ये कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इन्होंने बर्मीज के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था। इसके बाद 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ तो बर्मा गवर्नमेंट ने रोहिंग्याज के हिस्टोरिकल क्लेम्स को झूठा बताते हुए इन्हें ऑफिशियल एथनिक ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और 1948 के सिटीजनशिप लॉ से एक्सक्लूड कर दिया। फिर 1962 में म्यांमार में आर्मी ने तख्ता पलट किया और मिलिट्री जुंता का गठन किया। मिलिट्री जुंता ने अपने तानाशाही शासन के दौरान देश की बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को आधार बनाकर उग्र राष्ट्रवाद को प्रमोट किया और लोगों को यूनाइट करने के लिए रोहिंग्याओं को थ्रेट के रूप में बताया। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर रोहिंग्याज अपना देश छोड़कर दूसरे देशों की ओर क्यों भाग रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रैकडाउन्स, और इन क्रैकडाउन्स के दौरान इन पर होने वाले अत्याचार। 1970 से म्यांमार में अनेक क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और इन क्रैकडाउन्स के दौरान रोहिंग्या लोगों के साथ रेप, टॉर्चर, आर्सन, मर्डर जैसे अनेक अत्याचार होते हैं और इन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर ये लोग अपने देश छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ था 1978 में, ऑपरेशन ड्रैगन किंग, जिसने लगभग 2 लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं को
अपना देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेने पे मजबूर कर दिया। 1982 में बर्मा गवर्नमेंट ने 135 इथनिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हुए सिटीजनशिप एक्ट पास किया, जिसने लगभग 10 लाख रोहिंग्या लोगों को स्टेटलेस बना दिया। इसके बाद 1991 में म्यांमार की मिलिट्री ने दूसरा कैंपेन ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चलाया, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद 2012 में फिर से दंगे भड़क उठे और भारी हिंसा हुई। ये दंगे तब शुरू हुए जब एक बौद्ध महिला की बलात्कार कर हत्या कर दी गई और इसका इल्ज़ाम लगाया गया 3 रोहिंग्याओं पर। बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अपने मुस्लिम पड़ोसियों के घरों में आग लगा दी और इस बार भी हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद 2016 में इन अत्याचारों से परेशान होकर एक रोहिंग्या मिलिटेंट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसे अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के नाम से जाना जाता है। इस मिलिटेंट ग्रुप ने बॉर्डर पर स्थित कई पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त 2017 को जब इस मिलिटेंट ग्रुप ने 12 पुलिस ऑफिसर्स को मार गिराया तो रोहिंग्याओं के खिलाफ दंगे फिर से भड़क उठे और जब स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया तो 400 से ज़्यादा हत्याएं हुई। एक यूएन रिपोर्ट के अनुसार 7,45,000 रोहिंग्या लोगों ने बांग्लादेश के कोक्स बाजार में शरण ली। रिपोर्ट्स के अनुसार 210 गांवों को जला दिया गया, जिनकी पुष्टि बाद में सैटेलाइट इमेजेस से की गई। लोगों को अपने परिवार से अलग कर दिया गया। महिलाओं और लड़कियों के साथ गैंगरेप जैसे अत्याचार हुए और अधिकतर लोग जो बच गए इन भयानक एट्रोसिटीज को देखकर ट्रॉमा के शिकार हो गए। इन परिस्थितियों में लाखों की संख्या में रोहिंग्याओं को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा। ये लोग नौकाओं में सवार होकर समुद्र की ओर निकल तो जाते हैं, लेकिन कोई देश इन्हें शरण देने को तैयार नहीं होता। ऐसे में हजारों लोग समुद्र में ही फंसे रह जाते हैं। कुछ की नौकाएं डूब जाती है, कुछ बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं, तो कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। Refuse access to human rights investigators. The current situation cannot yet be fully assessed, but the situation remains or seems a textbook example of ethnic cleansing. गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज रहते हैं। मुख्य रूप से आसाम, वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, जम्मू, आंध्र प्रदेश और केरला में इनके कैंप्स हैं। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज रहते हैं। भारत में रिफ्यूजीज से संबंधित कोई लॉ या पॉलिसी नहीं है और ना ही भारत ने 1951 के यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए हैं। लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट कहता है कि रिफ्यूजीज को वापस उनके देश नहीं भेजा जा सकता जब तक उनकी लाइफ खतरे में हो। यह प्रिंसिपल इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ का एक पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी कंट्रीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो रिफ्यूजी कन्वेंशन की सिग्नेटरी हो या ना हो। जहां एक तरफ भारत में रिफ्यूजीज की हिफाजत की ऐतिहासिक परंपरा रही है, तिब्बत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आए हजारों रिफ्यूजीज का घर है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस भेजने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार का कहना है कि रोहिंग्या refugees living in India are vulnerable to be radicalized by terror groups and pose a serious security threat. India has a long tradition to give shelter to those who are victim of any kind of persecution. We have given the shelter to Jews and Parsis, but they have integrated with Indian society. But as far this group is concerned, their association with the Islamic terrorist organization is well known to all over the world. कहीं ना कहीं भारत सरकार की यह चिंता जायज भी है जब अलकायदा और जैश ई मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स रोहिंग्याओं को रिक्रूट करने की बात करते हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.